नमस्ते साथियों। आज का अपना टॉपिक परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जिसके अंदर परमाणु क्या है, अणु क्या है, परमाणु के जो मौलिक कण हैं उनकी खोज किसने की, और इसके अलावा परमाणु के सिद्धांत जैसे जे थॉमसन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपना जो साइंस है उसके अंदर 3 पोर्शन आपको मिलेंगे। एक केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, दूसरा फिजिक्स का पोर्शन होता है, तीसरा बायोलॉजी का। तो ये टॉपिक है अपने केमिस्ट्री के अंदर आता है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री क्या होती है, उसके बाद स्टार्ट अपना क्या होगा, परमाणु या परमाणु के बारे में जो जानकारी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा, रसायन विज्ञान। आप सभी जानते हो कि इस रसायन विज्ञान को हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर स्पेलिंग पढ़ोगे तो केमिस्ट्री, यही केमिस्ट्री का लोचा है। तो रसायन विज्ञान इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री जो शब्द है वो मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से बना है। मिस्र भाषा की कीमिया, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि केमिस्ट्री शब्द कौन सी भाषा के, मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है काला। जिसका अर्थ होता है काला। तो सीधी सी बात होगी, रसायन विज्ञान इंग्लिश में केमिस्ट्री, मिस्र भाषा की कीमिया, ये शब्द पकड़ में होना चाहिए कि केमिस्ट्री शब्द किससे बना है, मिस्र भाषा की कीमिया शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, काला रंग। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी आप रसायन विज्ञान पढ़ोगे तो आपको एक लाइन पढ़ने को मिलेगी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री का जनक, कि केमिस्ट्री का जनक किसको माना जाता है। तो एंटोनी लेवासियर। कभी क्वेश्चन आ जाए कि रसायन विज्ञान का जनक, अगर शब्द पूरा नहीं है तो इसको हम 2 टुकड़ों में लिखते हैं, एंटोनी लेवासियर, कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, एंटोनी लेवासियर। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है क्यों मानते हैं इसको। तो आपने जब भी रसायन विज्ञान पढ़ी होगी तो उसमें एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम जरूर पढ़ा होगा। पूरी केमिस्ट्री उस पर आधारित है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, एंटोनी लेवासियर ने दिया था। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि एंटोनी लेवासियर के 2 बिंदु अपने को याद करना। पहला बिंदु, एंटोनी लेवासियर ने कौन सा नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या लिखा, एंटोनी लेवासियर कौन सा नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरी, उसने उस समय एक बुक लिखी थी, तत्वों के रसायन, तत्वों के रसायन। और इस तत्वों के रसायन में उसने उस बुक के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में वर्णन किया था। किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में वर्णन किया। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको मानते हैं, एंटोनी लेवासियर को मानते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था और तत्वों के रसायन नामक क्या लिखी थी उन्होंने, एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी, बुक लिखी थी। और इसमें 2 तत्वों के बारे में विशेष उल्लेख था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान की, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आप बोलोगे सर रसायन विज्ञान कहते क्या, तो विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कि कभी आपको पूछे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, गुण एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, गुण, उनके रासायनिक परिवर्तन, एक शब्द और ऐड कर लेना चाहे तो, संरचना, संगठन, गुण, संरचना एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। अब आप कहोगे सर फादर ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को कहा जाता है, तो इंडियन केमिस्ट्री का जनक किसको माना जाता है, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक। तो एक आपने नाम सुना होगा, प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या है? प्रफुल्ल चंद्र राय। इसको
भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? प्रफुल्ल चंद्र राय को हम क्या कहते हैं? भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की थी, बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल। बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल, इसकी स्थापना उन्होंने कहाँ की थी? कलकत्ता में। इस कंपनी की विशेष बात यह है कि भारत की प्रथम औषधि निर्माता कंपनी है। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो भारत की प्रथम औषधि निर्माता कंपनी है। तो बिल्कुल यहाँ से होनी चाहिए कि भारत की प्रथम औषधि निर्माता कंपनी। एक चीज़ और याद करनी है, प्रफुल्ल चंद्र राय को द नाइट्रेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रफुल्ल चंद्र राय को द नाइट्रेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम एक बार फिर से इसको फटाफट इसको रिपीट करते हैं, टॉपिक को समझ सके। सबसे कि रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का जो केमिस्ट्री शब्द है वो मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से बना है। कौन सी भाषा के? मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, या जिसका मतलब क्या होता है? काला रंग। रंग दो ही होते हैं, एक गोरा और एक काला। फिर भी पता नहीं है लोग इस गोरे रंग के पीछे क्यों पड़े। एक सीधी सी बात है कि अगर लुक से ज़्यादा बुक पर मरोगे, यदि लुक से ज़्यादा बुक पर मरोगे तो ये आपको सफलता दिला के छोड़ेगी। तो ये बात हुई। इसके बाद अपने को बात पकड़नी कि रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? एंटोनी लेवासियर। किसे कहते हैं? एंटोनी लेवासियर को। उसके लिए दो बातें अपने को विशेष यहाँ याद करनी है। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? एंटोनी लेवासियर ने दिया था। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? बुक लिखी थी। और उस बुक का नाम था तत्वों के रसायन। क्या थे? तत्वों के रसायन। और उसके अंदर विशेषकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद रसायन विज्ञान की परिभाषा, ये तो नॉर्मल आप समझते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, गुण एवं संरचना एवं उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके बाद हम भारतीय भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय को भारतीय रसायन विज्ञान का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। इनको द नाइट्रेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? द नाइट्रेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले बंगाल में एक बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल नामक कलकत्ता में एक कंपनी स्टार्ट की थी। और ये जो कंपनी है भारत की प्रथम औषधि निर्माता कंपनी। ये क्या है? भारत की प्रथम औषधि निर्माता कंपनी है। तो ये तो नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? परमाणु के बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फ़ोटो खींचें, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं परमाणु की। जो आप सभी जानते हो कि परमाणु की खोज या परमाणु शब्द आता है तो अपने माइंड में एक ही बात आती है, डाल्टन। किसकी बात करें हम? डाल्टन की बात करें तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि शब्द मैंने लिखा परमाणु। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। अब पहली बात तो आपको ये बात याद करनी है कि जो एटम शब्द है, एटम शब्द ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से बना है। एटम शब्द है वो ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य, जिसे काटा न जा सके। अविभाज्य शब्द का मतलब क्या होता है? जिसे काटा ना जा सके। तो परमाणु, एटम ग्रीक भाषा की, क्लियर होना चाहिए, ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से बना, जिसका मतलब होता है अविभाज्य या काटा ना जा सके। अब आप सभी जानते हो कि परमाणु की जब अगर हम खोज की बात करें तो परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन के लिए शब्द जाता है कि परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। लिखा हुआ मिलेगा आपको कि परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी। और डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत भी दिया था, वो सन बिल्कुल याद होनी चाहिए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत,
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये सन आपको याद होनी चाहिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसने 1808 ईस्वी में दी। ठीक है, डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते उसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते उसे परमाणु कहते हैं। अब क्या हुआ कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि परमाणु के लिए सत्य कथन है, उसमें ये लिखा था कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित कर देते, तो ये बात इसलिए पढ़ने को मिलती है इस प्रकार की लैंग्वेज में, क्योंकि ये बात किसने कही थी, डाल्टन ने कही थी 1808 में, जब परमाणु के बारे में उसने डिटेल से बताया था। अगर आपको कभी भी परमाणु की डेफिनेशन की बात आ जाए तो परमाणु क्या होता है, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण तो होगा, छोटे से छोटा कण तो होगा, लेकिन वो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और सबसे विशेष बात है, परमाणु कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु और अणु में डिफरेंस की बात होती है तो इतने अंतर है कि जो अणु भी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है, जो तत्व या यौगिक का होता है, लेकिन वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता, जबकि परमाणु नहीं पाया जाता। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बात लिख रहे हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्म, क्या लिखा है, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे परमाणु कहते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन, आपको ये डेफिनेशन थी वो डाल्टन के अनुसार है। और जो लेटेक्स में जो परिभाषा चलती है परमाणु के लिए वो ये बात कही जाती है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, उसे हम परमाणु कहते हैं। अब आपने परमाणु की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि परमाणु शब्द किसने दिया, तो नॉर्मली अपने माइंड में आता है डाल्टन ने। डाल्टन के लिए तो कहा जाता है कि इसने खोज की थी और परमाणु के विस्तार से इसको सिद्ध किया था, जबकि सबसे पहले इसके बारे में बताया था महर्षि कर्णाद ने। बात करें यहाँ पे महर्षि कर्णाद भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने अब ईसा के भी 500 वर्ष पूर्व बताया था कि जब द्रव को अविभाजित करते हैं तो लास्ट में एक छोटा कण बचता है जिसको विभाजित नहीं कर सकते, जिसको अविभाज्य ये परमाणु उन्होंने कहा था। तो महर्षि कर्णाद, इसके अलावा एक वैज्ञानिक और थे डेमोक्रिटस। क्या लिखा है, डेमोक्रिटस एवं लियूसिपस। क्या लिखा है, एक तो याद करना महर्षि कर्णाद और दूसरा नाम आपको याद करना है डेमोक्रिटस और लियूसिपस। देखो इन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि द्रव के सूक्ष्म अविभाज्य कण, इन्होंने द्रव के पहले महर्षि कर्णाद ने दिया था, उसी के आसपास डेमोक्रिटस और लियूसिपस ने कहा था कि द्रव के सूक्ष्म अविभाज्य कण को इन्होंने परमाणु नाम दिया था। ये आपके 9th क्लास की NCERT बुक के अंदर, इसमें बात करें 9th क्लास की जो NCERT का जो अपना चैप्टर नंबर 3 है उसके पेज नंबर 34 पे ये बात लिखी हुई मिल जाएगी। इन्होंने जो बात कही थी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके कि द्रव के सूक्ष्म अविभाज्य कणों को, द्रव के सूक्ष्म अविभाज्य कण को एटॉमस अर्थात अविभाज्य
कहा। इसके बाद और बात करें तो ये बात बिल्कुल, इसको मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, और डाउट हो तो आप NCERT की जो बुक है क्लास 9th की, उसमें आप पेज नंबर 34 पे ये चीज़ चेक कर लेना, आपको एच जैसे लिखी हुई मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे विशेष बात है कि परमाणु होता है वो क्या होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो ये बात भी होना चाहिए कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन। परमाणु कैसा कण होता है, उदासीन होता है। तो ये बातें हमने इनके बारे में बताई है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो परमाणु शब्द है उसको अंग्रेजी में हमने एटम कहा, जो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना, एटोमीय शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अविभाज्य, जिसे काटा ना जा सके। ठीक है। और परमाणु की खोज, सीधा क्वेश्चन आ जाए कभी भी तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा कि परमाणु की खोज किसने की थी। तो परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, सन याद करना यहाँ पे 1808 ईस्वी में दिया गया था। और डाल्टन ने ही सबसे पहले कहा था, डाल्टन ने ये बात जो पढ़ते हैं परमाणु के लिए कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना, डाल्टन से पहले ये बात एक तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्नाड और एक दर्शन शास्त्र के दार्शनिक थे डेमोक्रेटिस एवं ल्यूसिपस, इन्होंने ये बात कही थी, लेकिन ये उसको सिद्ध नहीं कर पाए थे। ईसा के भी 500 वर्ष पहले कही थी, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाए थे। उन्होंने ये बात कही थी कि द्रव्य के सूक्ष्म अविभाज्य कणों को उन्होंने एटोमस या अविभाज्य कहा। और ये आपको NCERT की बुक नंबर इतने नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। और परमाणु की जब भी आपको वर्तमान में अगर डेफिनेशन की बात हो तो ये बात आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ये इसकी क्या लिखी हुई है, परिभाषा, कि परमाणु का वह सूक्ष्म कण, इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु होता है वो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और एक लाइन ये बात बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया था, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, उसे परमाणु कहते हैं। बस इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो बता दूँ, ये सिद्ध नहीं कर पाए थे इस चीज़ को जो इन्होंने कही थी, लेकिन डाल्टन ने इसको अच्छे तरीके से सिद्ध किया था। इसके बाद बात करते परमाणु होता है वो वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। एक सिंपल सी बातें थी परमाणु की बात। अब हम बात करेंगे परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रत्येक किसने दिया, इनकी खोज के ये बातें तो आप जानते हो। इसके बाद इनका परमाणु द्रव्यमान आवेश भी जानते हो, और परमाणु द्रव्यमान में इनके लिए जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आजकल वो आता है AMU, जिसको आप U से रिप्रेजेंट करते हो। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब इसके बाद देखो, अब हम बात करें आगे इसको, तो परमाणु की संरचना में चलते हैं। तो परमाणु की संरचना में आपने एक तो नाम सुना है नाभिक, और दूसरी हम बात करें उसका बाह्य कोश के रूप में, संरचना के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि परमाणु की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक गोला बनाया, इस गोले के अंदर ये दूसरा गोला बनाया। अब देखो, आप सबसे पहली बात होगी, जब भी हम परमाणु की संरचना बनाते हैं तो जो अंदर वाला जो गोला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक है। बाहर वाले गोले को हम क्या कहते हैं, बाह्य भाग। अब यहाँ से बात करना कि परमाणु की जब भी संरचना को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको, परमाणु की संरचना को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो नाभिक, जिसको केंद्रीय भाग भी बोल सकते हो, कि बहुत सी जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा नाभिक के स्थान पर क्या शब्द लिखा हुआ मिल सकता है, केंद्रीय भाग। और दूसरा होगा बाह्य भाग। अब इस बाह्य भाग के लिए जो पर्टिकुलर जो शब्द काम में लिया जाता है, बाह्य भाग के लिए जो पर्टिकुलर जो शब्द काम में लिया जाता है उसको कोश बोलते हैं। अब जो कोश के लिए इंग्लिश शब्द आपको यहाँ याद होना चाहिए, सेल, या इसको कक्षा कहते हैं, सेल या कक्षा कहते हैं। और कक्षा का मतलब होता है ऑर्बिट। क्या होता है, ऑर्बिट। ठीक है। तो ये आप क्या बना रहे हो, चित्र किसका है, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना भी यहाँ से आपकी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि परमाणु के बाह्य भाग कोश या कक्षा के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E- से। तो बाह्य भाग कोश या कक्षा के अंदर परमाणु का कौन सा मौलिक कण रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हो गया। इसके बाद हम बात करें नाभिक। तो आप सभी जानते हो कि नाभिक के अंदर एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर कौन से 2 मौलिक कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि नाभिक के अंदर एक तो होता है आपका
प्रोटॉन, जिसको आप से लिखते हो पी प्लस, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। यहाँ पर आप एक बात रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। कभी आ जाए कि परमाणु के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। अब यहाँ से आप कुछ चीज़ें मैं जो समझा रहा हूँ वो माइंड पे क्लियर करना। पहला, परमाणु पे आवेश। अब जो जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाई है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पे रिप्रेजेंट किया माइनस, प्रोटॉन पे रिप्रेजेंट किया प्लस, तो एक माइनस का और एक प्लस का किया है तो एक माइनस प्लस का मतलब जीरो हो गया। पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आपने इस परमाणु की बात की है, इसका मतलब परमाणु कैसा कण होता है, उदासीन कण होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि परमाणु में एक प्लस और एक माइनस हो गया तो परमाणु में कौन सा कण होता है, उदासीन कण होता है, पहली बात। दूसरा कि इस नाभिक में आते हैं तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब आप सभी जानते हो यहाँ जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन प्लस है तो इस पर चार्ज होता है। तो इसका मतलब नाभिक पर अगर केवल इस नाभिक को देखोगे तो इस पर एक प्लस है या नहीं है, तो नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। बिल्कुल क्लियर है। नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है। तो कभी कभार जब क्वेश्चन घुमा के पूछना होता है तो वो पूछ सकता है कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। दो चीज़ें क्लियर होगी। तीसरी बात है कि किसी भी उदासीन परमाणु में, जो शब्द पकड़ना, उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या होती है इनमें अलग अलग हो सकती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आपने ये पढ़ा होगा कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो जो इन सब में हम जानते हैं कि ये क्या लिखी है, द्रव्यमान संख्या। क्या है द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को पढ़ेंगे भैया, आगे हम इसको बात करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें तो इन सब का परमाणु क्रमांक 6, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने प्रोटॉन होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन 6, इसमें न्यूट्रॉन 7 और इसमें न्यूट्रॉन 8 हो गए। और देखो जितना परमाणु क्रमांक होता है, उदासीन परमाणु है तो उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकलता है वो समझने की बात है कि परमाणु के 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो स्थायी होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। इसकी संख्या है वो कम ज़्यादा हो सकती है प्रत्येक परमाणु में। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो स्थायी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो स्थायी होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये अस्थायी होता है। बाकी की बातें हम जब इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे तब डिटेल से ज़्यादा बात करेंगे। और ये सब जानते हो कि नाभिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नाभिक पर आवेश क्या है, धनावेश। अब 1 मिनट के लिए इसको हम फटाफट बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने ये डायग्राम बनाया तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो बाह्य भाग है उसको आपने कोश या कक्षा नाम दिया है। इस कोश और कक्षा में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। नाभिक की बात करें तो नाभिक में 2 कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन के कारण नाभिक पर क्या होता है, धनावेश। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। परमाणु की बात करें तो ये क्या होता है, उदासीन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। इसका आप स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि परमाणु के अंदर मौलिक कण कितने होते हैं, 3। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इनको हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि फिर इन सब के बारे में अलग अलग बनने पड़ेंगे। नंबर 1 बात करें, परमाणु का पहला मौलिक कण हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन। पहला मौलिक कण क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन। दूसरे मौलिक कण के लिए लिख रहे हैं, क्या होता है इसका, प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन। और तीसरा मौलिक कण इसका क्या है, अपना न्यूट्रॉन। अब यहाँ से जो बातें बता रहे हैं उस पर बिल्कुल फोकस करना। बाकी चीज़ें आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E- से। प्रोटॉन को P+ से और न्यूट्रॉन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर आपकी कि परमाणु के ये मौलिक कण है, परमाणु के 3 मौलिक कण जिसको आप अपरमाणु कण भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट E से, माइनस से E-, प्रोटॉन को P+ से और न्यूट्रॉन को N से। अब जो इनकी खोज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी J.J. थॉमसन ने की थी।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। काफ़ी बच्चों के ये कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, क्योंकि कुछ एग्जाम में रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें कन्फ्यूजन ध्यान रखें कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करें, अपनी आरबीसी बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बेकायदा साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना आए तब अपने को क्या नाम लिखना है? रदरफोर्ड। क्या नाम लिखना है? रदरफोर्ड। इसके बाद करें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। अब यहाँ पर जो नई बात बनती है वो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया था वो दिया था स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था। और जो प्रोटॉन शब्द है वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन शब्द किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। और न्यूट्रॉन के लिए बता दूँ, क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में बेकायदा लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि बेरिलियम पर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि जेम्स चैडविक ने कौन से कणों पर कौन से तत्व पर अल्फा कणों की बौछार के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की। तो यहाँ पर आप इसके लिए एक विशेष बात याद कर लेना कि बेरिलियम पर, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसको क्या लिखते हैं? Be। बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार से, जो अल्फा कणों की बौछार अपने रदरफोर्ड वाले मॉडल में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और बेरिलियम पर कौन से कण? अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। यहाँ तक की तो बात हो गई आपके। इसके बाद देखो अब बात करते हैं आवेश की। जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, आवेश का मान बिल्कुल सेम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, कूलाम होता है। लेकिन इतना है अंतर कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो ऋणावेश होगा और प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वो धनावेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको हम कैसे लिखेंगे कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पे जो आवेश लिखते हैं वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात ये क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? ये उदासीन होता है। अब देखो इसके बाद हम आगे बात करें, तो अब यहाँ पर इनके द्रव्यमान की बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.109382 इंटू 10⁻31 kg की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.109382 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.674 इंटू 10⁻27 kg। अभी यहाँ से जो आपको बात समझनी है वो ये चीज़ पकड़ना कि तीनों में इसकी तो पावर -31 है। पावर जितनी ज़्यादा माइनस में होगी उसका मान उतना कम होता है, इन दोनों की बात करें तो देखो इसमें मान है 1.672, इसमें मान है 1.674, 4 वाला ज़्यादा है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि परमाणु के तीनों मौलिक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? भार सबसे अधिक। परमाणु के तीनों मौलिक कण में सबसे अधिक परमाणु भार किसका होगा? न्यूट्रॉन का होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी गलती क्या होती है, जब एग्जाम में ये सवाल आता है कि निम्न में से किसी के बारे में भी अगर आपको परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो यहाँ पर जो मान हमने लिखे हैं वो केजी में, किसमें? केजी में। अगर ये मान ग्राम में होंगे तो 2 पावर कम हो जाएगी। तो विशेष बात ध्यान लेना कि कभी कभार सवाल गलत करवाने के लिए केजी के स्थान पर किस में मिल जाए? ग्राम में मिल जाए। अब एक चीज़ और, आप सभी जानते हो कि परमाणु के द्रव्यमान को AMU में काउंट किया जाता है। परमाणु के द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल इस एटॉमिक मास यूनिट के स्थान पर हम केवल U शब्द का प्रयोग करते हैं, एकीकृत द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन का, किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होता है?
बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AU में, तो इसका द्रव्यमान होता है 0.00054 और ये U। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान U में या एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है 0.00054। अब बात किसकी करें, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का होता है 1.00727 U, 1.00727 U होता है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 1.00867 U होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि ये जो हमने लास्ट में नोट की ये काफ़ी अलग है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, टॉपिक हमने क्या लिखा था, परमाणु के 3 मौलिक कण। अब 3 मौलिक कण में पहला लिखा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता था, E-। खोज किसने की थी इसकी, खोज जे थॉमसन ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसका जो नाम है वो रदरफोर्ड ने दिया था। और इसकी सन भी आपको 1919 बुक्स के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी, मैं दिया था। हाँ, रदरफोर्ड ने जो नाभिक का जो मॉडल दिया था, नाभिकीय मॉडल दिया था वो 1911 में दिया था। परमाणु मॉडल की हम आगे बात करेंगे। और फिर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का प्रतीक N हो गया। हाँ, विशेष बात, खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, लेकिन ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, खोज की प्रोसेस क्या थी उसने कि बेरिलियम पर उसने अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जेम्स चैडविक ने कौन से तत्व पर जेम्स चैडविक ने कौन से तत्व पर अल्फा कणों की बौछार से न्यूट्रॉन की खोज की थी, आंसर का बेरिलियम। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ माइनस में आएगा। प्रोटॉन में ये मान किसका हो जाएगा, प्लस का, उदासीन। अब सबसे विशेष बात है कि इनके द्रव्यमान है, एक तो केजी में दिए, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा, अगर आपको डिजिट याद ना हो तो ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा 9.1 × 10⁻31 kg। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की यहाँ तो याद करना पड़ेगा 1.672 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.674 तक 10⁻27 kg। लेकिन वर्तमान में जो क्वेश्चन है वो kg के स्थान पर किसमें यूनिफाइड मास में पूछ लिया जाता है। तो यूनिफाइड मास में इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 0.0004 होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा यू के अंदर 1.00727 और न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.00867। ये बिल्कुल एज इट इज़ आंकड़े, वो आपको एज इट इज़ ऐसे कैसे याद करने। इसके बाद जो 2-3 बातें मैं और बता दूं, यहीं पर हम बात लिख लेते हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज RS मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने तेल बूंद प्रयोग के द्वारा की थी। तो ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। दूसरा, तीनों जो मौलिक कण है उनमें सबसे अधिक द्रव्यमान भार किसका होता है, न्यूट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का और उससे कम इलेक्ट्रॉन का। एक चीज़ और कही जाती है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना भारी होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना भारी होता है। और NCERT जो 9th की क्लास है उसमें ये 2000 गुना लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक शब्द बोला था अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं, और एक हम शब्द बात करते हैं प्रोटॉन। इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इनको मिटा देते हैं। तो इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब देखो, इसके बाद अगर हम आगे लिखें तो पहली बात तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो ये अच्छा बन जाएगा कि RS मिलिकन ने, क्या नाम था, RS मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा, RS मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की। RS मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की। दूसरी पॉइंट अपने को याद करना है, यहाँ पर मौलिक कणों के
भार का क्रम, मौलिक कणों के भार का क्रम, तो सबसे अधिक भार किसका होता है? न्यूट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। और देखा जाए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत कम अंतर होता है, लगभग आप इनको समान भी मान सकते हो। तो न्यूट्रॉन का सबसे अधिक, उससे कम प्रोटॉन का और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद अब देखो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 तुलना में लगभग 1836 गुना भारी होता है। लेकिन ये याद कर लेना कि आपकी जो NCERT बुक है, कौन सी क्लास की? क्लास 9 की बात करें, क्लास 9 की, जिसके पेज नंबर 54 पर, पेज नंबर 54 पर ये बात कही गई कि ये लगभग कितना गुना भारी है? 200 गुना। तो दोनों बातें आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो दो शब्द हमने बोले थे कि एक तो आपका आ गया अल्फा कण और एक आएगा प्रोटॉन। तो यहाँ से आपको समझना कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। आप सभी जानते हो अगर हाइड्रोजन एक ऐसा कण है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, हाइड्रोजन में क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो उसके पास केवल क्या बचेगा? प्रोटॉन। तो इसका मतलब प्रोटॉन को हम क्या बोल सकते हैं? धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु। धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु, इसका मतलब जो H+ है उसको आप क्या कह सकते हो? प्रोटॉन। धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु है उसको आप क्या कह सकते हो? प्रोटॉन। और इसी प्रकार से हम एक बात बोलते हैं एल्फा, एल्फा कण। क्या नाम दिया मैंने? एल्फा कण। एल्फा कण में क्या होता है? ये हीलियम का होता है। हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। जब हीलियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एल्फा कण। और दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो हीलियम के लिए क्या बोलेंगे? द्विधनावेशित, द्विधनावेशित हीलियम परमाणु, हीलियम परमाणु, द्विधनावेशित हीलियम परमाणु। देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, हीलियम की द्रव्यमान संख्या, देखने तो नहीं है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने का मतलब 2 प्लस लगा दिया। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अल्फा कण का मतलब क्या होता है? द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होता है जिसके द्रव्यमान संख्या कितनी हो? 4 हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश की खोज किसने की थी? RS मिलिकन ने की थी। किसने की थी? RS मिलिकन ने की थी। और जो मौलिक कण है उनके भार का क्रम यह हो गया। और प्रोटॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 NCERT की बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको कितना माना जाता है? 2000 गुना माना जाता है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होता है? एक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु। धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन कहेंगे और द्विधनावेशित हीलियम परमाणु को अल्फा कण कहा जाता है। बाकी परमाणु की संरचना का जो अगला टॉपिक है, जो इसके अंदर और भी बातें हैं, वो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।